तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इन स्टैटिस्टिक्स लीनियर रिग्रेशन इज अ लीनियर अप्रोच फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्केलर रिस्पॉन्स एंड वन और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिग्रेशन टेक्निक को यूज़ किया था, यानी कि रिग्रेशन टेक्निक को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने यही बात जानी थी कि जो रिग्रेशन टेक्निक है, जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है, वो यहाँ पर न्यूमेरिकल एंट्रीज़ के ऊपर जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि न्यूमेरिकल डेटा जो है उसके ऊपर जो है आप यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैटेगोरिकल जो आपके पास डेटा है उसके ऊपर आप जो है यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल एंट्रीज हैं तभी जाके आप जो है यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर कैटेगोरिकल डेटा है तो उसके ऊपर आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करोगे, रिग्रेशन को परफॉर्म नहीं करोगे। तो इन स्टैटिस्टिक लीनियर रिग्रेशन इज़ अ लीनियर अप्रोच। जो स्टैटिस्टिक्स है, जो कि डेटा साइंस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है, उसके अंदर जो लीनियर रिग्रेशन जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वो बेसिकली यहाँ पर एक लीनियर अप्रोच है जो कि मॉडलिंग करता है, यानी कि जो आपके पास यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप स्केलर वैल्यू के लिए, यानी कि जो एक सिंगल वैल्यू के लिए, स्केलर वैल्यू के लिए, या फिर दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, या फिर किस तरीके से वो आपस में डिस्ट्रीब्यूशन उनका लगा हुआ है, उस चीज़ को यहाँ पर समझने के लिए हम लोग जो है रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं, यानी कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि अगर इस डायग्राम के ऊपर आप देखो तो ये जो आपको यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को हम लोग रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। और ये जो रिग्रेशन लाइन है ये बेसिकली यहाँ पर ड्रॉ होती है आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, यानी कि आप देख रहे हो ये लाइन जो है वो लीनियरली जो है आपके पास यहाँ पर बढ़ती आ रही है। उसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखो तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, आप यहाँ देख रहे हो, इन डिस्टेंस को जो है हमने यहाँ पर नाम सिंपली पुट दे दिया है B1। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये रिग्रेशन लाइन डिस्टेंस है, और दोस्तों ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस बेसिकली हमारी जो लीनियर रिग्रेशन लाइन या फिर रिग्रेशन लाइन है, उस रिग्रेशन लाइन के नीचे होता है या फिर ऊपर जो है आप यहाँ से इसको कंसीडर कर सकते हो। उसके अलावा जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, और जो ये लाइन है, लाइन पे जो है, ये लाइन पे हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। ये आप देख रहे हो जो लाइन लीनियरली जो है आपके पास यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस के ऊपर, यानी कि जो पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स यहाँ पर खत्म हो रहे हैं लाइंस के, ये लाइंस के जो पॉइंट्स हैं आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जो कि आपको मशीन ने प्रोवाइड की है, जो कि आपको मशीन ने जो है वो बताया, जो आपने डेटा मशीन को प्रोवाइड किया था, उस डेटा के ऊपर उसने लर्निंग की, उस डेटा को लर्न किया, और डेटा को लर्न करने के बाद में उसने आउटपुट प्रोवाइड किया प्रिडिक्शन की फॉर्म में। तो वही आउटपुट जो है वो इसी लाइन के ऊपर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा आपके पास ये जो ब्लैक डॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि ये जो है ये आपके पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये जो आपके पास जेन्युइन वैल्यूज़ हैं, जिससे अभी आप यहाँ पर प्रिडिक्शन वैल्यूज़ को जो है, जो कि मशीन ने आपको प्रोवाइड किया है, उन वैल्यूज़ को जो है आप यहाँ पर कंपेयर करोगे। और दोस्तों कंपेयर करने के बाद में हम लोग यहाँ पर पता लगाएंगे कि मशीन ने जो है वो कितना ज़्यादा बुरा प्रिडिक्ट किया है अगर हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन प्रिडिक्शन से। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर एरर है या फिर ये रेसिडुअल है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल। तो ये जो आपके रिग्रेशन लाइन से लेके आपकी एक्चुअल वैल्यू तक का डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेसिडुअल। तो ये क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर एरर है या फिर रेसिडुअल है, ठीक है, ये हमारे पास रेसिडुअल हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, और जिसका डिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि उतनी जो उसके पास प्रिडिक्शंस हैं वो उतनी ही दूर है हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज से। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर देख लिया भाई लीनियर रिग्रेशन को। तो हमारे पास सिंपली पुट ये लाइन्स हैं, और ये लाइन्स के ऊपर जो है आपने यहाँ पर रेसिडुअल्स को फाइंड करना है। और दोस्तों रेसिडुअल हम फाइंड करेंगे जब हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जो है मूव करेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है वो मालूम चल जाएगा। तो इस सिंपली पुट अगर मैं बोलूँ तो यार ब्लैक डॉट जो है वो एक्चुअल वैल्यू है, और ये जो लाइन है, लाइन पे प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास मशीन प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, जो कि मशीन ने आपको प्रिडिक्ट करके दिया है, मशीन ने जो है आपको लर्न करके वैल्यूज़ प्रोवाइड किए हैं, ये सारी वो वैल्यूज़ हैं। तो ये हो गया भाई लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों लीनियर रिग्रेशन को हम लोग दो अलग अलग वेरिएशन, यानी कि दो अलग अलग न्यूमेरिकल एंट्रीज़ का एक दूसरे के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, उसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और दोस्तों उसको जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर अपने डेटा को अपने कस्टमर को दिखा सकें कि जो हमारे कस्टमर ने हमें प्रॉब्लम दी थी, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से जो है हमने यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया। और दोस्तों उसके हिसाब से हमने यहाँ पर किस तरीके से दो अलग अलग न्यूमेरिकल एंट्रीज़ के ऊपर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर जो है आपस में किस तरीके से इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर ये हो रही हैं। तो ये हो गया भाई कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का।
तो भाई हमने जो है सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया आर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को। और दोस्तों अभी टाइम है आर के साथ लीनियर रिग्रेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो अभी जो है हम लोग आर स्टूडियो के साथ में जो है इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। लेकिन लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोग कुछ डेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, कुछ डेटा मैनिपुलेशन करेंगे या फिर डेटा व्रेंगलिंग करेंगे और डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे एंड देन फाइनली इंप्लीमेंट करेंगे इसके अंदर लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम, जो कि हमारे पास यहाँ पर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। तो यार अभी स्टार्ट करते हैं और दोस्तों करते हैं आर के साथ यहाँ पर कंप्लीट डेटा मैनिपुलेशन, उसके बाद कुछ डेटा विजुअलाइजेशन देखेंगे एंड देन फाइनली यहाँ पर हम लोग लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम का प्रैक्टिकल देखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या रहता है। तो अभी हम लोग जो है बिना टाइम को वेस्ट किया कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट। और दोस्तों सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पर बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको जो है इसके अंदर डेटा इंपोर्ट करना है। अब दोस्तों क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेशंस के साथ में फेमिलियर है, मतलब सेशन के साथ में काफ़ी टाइम से कनेक्ट है, तो आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा कि मैंने पहले काफ़ी सेशंस के अंदर जो है आर के अंदर डेटा किस तरीके से जो है यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है, किस तरीके से जो है यहाँ पर अपलोड किया जाता है, वो सारी डिटेल्स जो है मैं उसके अंदर शेयर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आपको जो है एक यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ। तो फोक्स सबसे पहले आपको जो है अगर आप यहाँ पर ऊपर देखो तो आपको यहाँ पर एक इंपोर्ट डेटा सेट नाम का बटन जो है देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर जो करते हो क्लिक, तो उसके बाद आपके पास अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स के एक्सटेंशंस आ जाते हैं, मतलब डेटा फाइल फॉर्मेट के एक्सटेंशन आएंगे जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट होगा। तो टेक्स्ट में आपको बता चुका हूँ कि टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया जाता है CSV के अंदर। उसके बाद आपके पास रीडार आ जाएगा एंड देन आपके पास एक्सेल आ जाएगा और आपके पास सेस और आपके पास जो है वो SPSS जो है अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं। किसी भी तरह का डेटा है, किसी भी तरह की फाइल है आपके पास में, तो आप हर फाइल फॉर्मेट्स को उसके एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली जो है आर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों क्योंकि हम लोग यहाँ पर CSV फाइल को जो है वो यहाँ पर डेटा को जो है बेसिकली वो यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पर जो अपलोड करने वाले हैं, तो मैं जो है सिंपली पुट यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट बेस इसके ऊपर जो है यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं क्लिक करूंगा ये मुझे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा मेरे कंप्लीट यहाँ पर लोकल डिस्क के अंदर या फिर मेरी ड्राइव के अंदर जहाँ पर मेरे डेटा सेट जो हैं वो रखे हुए हैं। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर C ड्राइव के अंदर जो है वो मेरे पास यहाँ पर डेटा सेट्स प्रेजेंट है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हम लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हो सारे डेटा सेट जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर डायबिटिक जो यहाँ पर डेटा सेट है उसको जो है अभी हम लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके और इसको ओपन करते हैं और उसके बाद में जो है ये हमसे यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पूछेगा और उसके बाद में जो है हमें यहाँ पर कुछ भी जो है वो मॉडिफिकेशन नहीं करनी और सिंपली जो है यहाँ पर इस इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। और जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो डेटा सेट है वो यहाँ आर के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। तो ये सिंपली पुट आपके पास जो है यहाँ पर आर के अंदर इस तरीके से आप डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो और ये काफ़ी ईजी मेथड है जिस तरीके से आप जो है वो आर के अंदर डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं कॉलम्स की, तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पर कॉलम्स होंगे 17 और बाकी आपके पास एंट्रीज होंगी यानी कि रॉज होंगी। तो अभी जो है अभी कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो हम लोग यहाँ पर पता करते हैं इस डेटा फ्रेम के बारे में। उसके बाद डेटा व्रेंगलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे और फिर फाइनली लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करेंगे इस आर स्टूडियो के अंदर। तो अभी जो है सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर एक इंपोर्ट करनी पड़ेगी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी जो कि हमारे यहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए और डेटा मैनिपुलेशन और विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ लोड आर रिक्वायर्ड पैकेजेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोड आर रिक्वायर्ड पैकेजेस। अभी हम लोग इंटर करते हैं और जैसे मैंने इंटर किया ये कमेंट जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसने यहाँ पर जो है वो बाईपास कर दिया। उसके बाद में जो है अभी मुझे यहाँ पर किसी भी अगर आर के अंदर मुझे यहाँ पर पैकेज को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए मुझे लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइब्रेरी। उसके बाद में जो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास लाइब्रेरी आ चुका है एंड देन डेटा मैनिपुलेशन के लिए मेरे पास एक लाइब्रेरी होती है जिसको मैं यहाँ पर डिप्लायर बोलता हूँ। तो दोस्तों उस डिप्लायर को जो है मैं यहाँ पर सिंपली उसका नाम जो है यहाँ पर लिख दूंगा और ये नाम जो है मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अभी सिंपली जो है मैं इसके ऊपर इंटर प्रेस कर दूंगा और जैसे मैंने इंटर प्रेस किया आप यहाँ देख रहे हो कि मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। उसके बाद में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी मुझे एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जो कि होगी ggplot2। तो अभी जो है हम लोग ggplot2 को भी जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो सिंपली पुट मैं यहाँ पर लिख दूंगा लाइब्रेरी फंक्शन एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा उस लाइब्रेरी का नाम जो कि हो जाएगा मेरे पास ggplot2। उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं और जैसे मैंने इंटर प्रेस किया ये लाइब्रेरी भी जो है मेरी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। तो जो डिप्लायर है वो यहाँ पर डेटा व्रेंगलिंग या फिर डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है और दोस्तों जो आपके पास ggplot2 है वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है आर लैंग्वेज में। उसके बाद में हमें अगर यहाँ पर
मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज़ करना है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास आर में एक लाइब्रेरी होती है जिसको यहाँ पर नाम दे दिया है CA टूल। तो आपको जो है यहाँ पर CA टूल्स नाम की एक लाइब्रेरीज होगी, आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। इसको जो है मुझे यहाँ पर अभी इंपोर्ट कर लेना है, तो मैं इंटर यहाँ पर प्रेस करता हूँ। तो अभी सबसे पहले क्योंकि आप यहाँ पर बिगनर हो, आपके पास जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर जो है इंस्टॉल नहीं हुई होगी, तो मैं आपको यहाँ पर इस पैकेजेस को इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो बता देता हूँ और किस तरीके से सारे पैकेजेस आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। दो तरीके, दो मेथड जो है मैं आपको यहाँ पर सिंपली पुट बता देता हूँ। तो सबसे पहला मेथड तो आपके पास ये है कि आपको जो है वो सिंपली इस पैकेज वाले ऑप्शन पे जो है वो यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर एक इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा दोस्तों। इस इंस्टॉल वाले बटन पे जो है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा क्रेन की रिपोजिटरी में, जाके कंप्लीट आर के पैकेजेस जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं। और दोस्तों यहाँ से जो है आप अपने जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जिस भी पैकेज की आपको ज़रूरत है उस पैकेज को आपको सिंपली पुट यहाँ पर लिख देना है। अब मान लो कि मैं जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ ggplot2, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ggplot2 पैकेज, और उसके बाद आप देख रहे हो जैसे मैंने ggplot2 लिखा मेरे पास जो है वो ggplot2 पैकेज जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में इसको इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि इसको अपने पास में रखने के लिए हमें सिंपली पुट इस इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है, और जैसे मैं इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करूँगा ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि मेरे पास जो है ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मैं जो है सिंपली इसको कैंसिल कर दूंगा। लेकिन आपके केस में ऐसा पॉपअप यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है पहली बार इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास जो है ये पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हो गया भाई पहला मेथड। अभी हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट मेथड का यूज़ करेंगे, मतलब ये कि अभी हम लोग यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो सिंपली मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। तो अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। उसके बाद में मुझे यहाँ पर कोड्स के अंदर उस पैकेज का नाम देना है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर दे देता हूँ डिप्लायर। तो यहाँ पर मैंने दे दिया डिप्लायर पैकेज। उसके बाद मैं अभी इंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो कि ये मुझे बता रहा है कि ये पैकेज आपका जो यहाँ पर है वो पहले से इंस्टॉल्ड है आपके पास में, आपने इसको पहले से जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। तो मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप जो है स्क्रिप्ट लिख के भी जो है वो पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, और सिंपली पुट पैकेजेस पे जाके आप इंस्टॉल पर क्लिक करके वहाँ पर पैकेज का नाम लिख के वहाँ से भी जो है आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो भी तरीका आपको यहाँ पर, जो भी मेथड जो आपको सूटेबल लगता है उस मेथड के साथ में आप जो है यहाँ पर जा सकते हो और पैकेज को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो भाई ये यहाँ पर सिंपल जो है मैंने आपको बता दिया। अभी टाइम है मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा मैनिपुलेशन करने का, और फिर हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। तो अभी जो है डेटा मैनिपुलेशन करने से पहले हम कुछ बेसिक डिटेल जो है अपने डेटा सेट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो भाई मुझे जो है यहाँ पर सबसे पहले जानना है कि कितनी मेरे डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रॉज हैं, यानी कि कितनी रॉज हैं। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, चेक नंबर ऑफ रॉज। उसके बाद इंटर करते हैं, एंड देन नंबर ऑफ रोज को चेक करने के लिए आर के अंदर मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है एन रॉ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एन रॉ। उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है डायबिटिक। तो आप यहाँ देख रहे हो डायबिटिक डेटा सेट है मेरे पास, यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर इंटर करूँगा आप जो है वो देख सकते हो कि इसने जो है मुझे यहाँ पर बता दिया कि मेरा जो यहाँ पर कंप्लीट डेटा है उसके अंदर मेरे पास जो नंबर ऑफ रॉज हैं वो है 768 जो है मेरे पास यहाँ पर रॉज हैं। अभी इसी तरीके से हम लोग कॉलम्स को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ, चेक नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये कमेंट्स मैं बेसिकली इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये इस बात पे आप जो है वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो कि किस साइड से हम लोगों ने शुरू किया था और कहाँ पे हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो अभी इसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आर में एक मेथड होता है जो कि होता है यहाँ पर एन कॉल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एन कॉल यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद एंटर करते हैं, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा जो कि होगा यहाँ पर डायबिटिक। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ डायबिटिक। उसके बाद मुझे करना है इंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो उसने मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स भी जो है वो यहाँ पर बता दिया है। इसने मुझे बता दिया कि जो नंबर ऑफ रॉज हैं आपके डेटा फ्रेम में वो है 768, और आपके पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो यहाँ पर है 9। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है आप देख रहे हो 9 जो है मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और यहाँ पर 768 जो है वो यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ रॉज हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पता कर ली। नंबर ऑफ रॉज भी हमें पता चल गए कि कितने हैं डेटा फ्रेम में, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी जो है वो हमें यहाँ पर पता चल गए कि डेटा फ्रेम के अंदर कितने हैं। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कोई हमारे डेटा फ्रेम में नल वैल्यू तो नहीं है। तो अभी नल वैल्यू को चेक करने के लिए मैं कमेंट लगाता हूँ, चेक मिसिंग वैल्यू। अभी इंटर करते हैं। उसके बाद में इसको चेक करने के लिए मेरे पास आर के अंदर एक फंक्शन होता है is.na।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस डॉट एन है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम का नाम जो कि हो जाएगा मेरे पास डायबिटिक, और अभी जो है हम लोग इसको एंटर करते हैं। और जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास ये जितने भी यहाँ पर कंप्लीट मेरे पास जो कंप्लीट डेटा है उसमें सारी इंडेक्सिंग वैल्यू, और हर इंडेक्सिंग वैल्यू के सामने जो है वो ट्रू प्रेजेंट है या फिर ट्रू इंडेक्स्ड है। तो ट्रू का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर जहाँ जहाँ ट्रू है, जहाँ जहाँ बेसिकली फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे कॉलम में वहाँ वैल्यू जो है वो मिसिंग नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ ट्रू होगा इसका मतलब ये है कि वहाँ मेरे पास जो है वो वैल्यू जो है वो मेरे पास प्रेजेंट है, यानी कि मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ मिसिंग है। तो अभी इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा डेटा है, इसमें हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो अभी जो है मैं सिंपली एक डेमो दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ दे देता हूँ डेमो का नाम। तो मैं यहाँ देता हूँ डेमो, उसके बाद एंटर करते हैं। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक वेक्टर को। तो वेक्टर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ए का, एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद कॉन्केटिनेशन फंक्शन, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ले लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास 2 जो है वो इस वेक्टर में डुप्लीकेट है, और मेरे पास जो है यहाँ पर 2 जो है वो यहाँ पर डुप्लीकेट है। अब जहाँ जहाँ 2 इंडेक्स्ड है वहाँ मेरे पास ट्रू जो है वो दे देगा। अब इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पर 3 को भी जो है वो लिख देता हूँ, फिर 4 को भी मैं जो है वापस लिख देता हूँ। उसके बाद में जो है अभी हम लोग एंटर करते हैं, और उसके बाद जो है अभी इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ए। तो ये हमारे पास जो भाई वेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि इसमें कोई नल वैल्यू, मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। मतलब अभी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं इस डॉट एन है, उसके बाद में ए। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसके अंदर जो है कोई भी यहाँ पर मिसिंग वैल्यू नहीं है, सभी जगह जो है इसने यहाँ पर फॉल्स असाइन किया। अगर इसमें कोई मिसिंग वैल्यू होती तो ये जो है ये मुझे यहाँ पर जो है उसी जगह पे जहाँ पे वैल्यू मिसिंग होती उसी जगह पे जो है मुझे ये ट्रू शो कर देता। इसका मतलब ये है कि ट्रू का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो वैल्यू मिसिंग है। तो इसी तरीके से भाई हमने यहाँ पर ये भी चेक कर लिया कि मिसिंग वैल्यू किस तरीके से आर के अंदर चेक की जाती है। अभी टाइम है डुप्लीकेट को चेक करने का। अब क्योंकि यहाँ पर हम ये जानते हैं कि भाई कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पर सारी वैल्यू यूनिक नहीं हो सकती, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी होंगी। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डुप्लीकेटेड। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ डुप्लीकेटेड। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम का नाम जो कि है डायबिटिक, एंड देन अभी जो है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिंपली इंटर। तो जैसे मैंने इंटर किया आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर इसने फॉल्स जो है वो यहाँ पर दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इसने फॉल्स दिया वहाँ मतलब मेरे पूरे डेटा फ्रेम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पर फॉल्स रिटर्न किया। अगर ये ट्रू रिटर्न करता इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है यहाँ पर फॉल्स वैल्यू, बेसिकली मेरे पास जो है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। उसी तरीके से भाई हम लोग यहाँ पर यूनिक वैल्यू को भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं यूनिक को। तो यूनिक के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर डायबिटिक। तो मैं इससे पहले यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ, चेक यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास आपके डेटा फ्रेम में कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं होगी, सारी वैल्यू एक दूसरे से अलग अलग होंगी, सारी वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। तो अभी जो है हमें यहाँ पर यूनिक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ यूनिक, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है डायबिटिक, एंड उसके बाद जो है अभी हम लोग एंटर करते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर वैल्यू सारी की सारी यहाँ पर जो है वो आ चुकी है, और इसके अंदर जो है आप देख रहे हो सारी वैल्यू जो है वो यूनिक है। मतलब कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं है, सारी वैल्यू जो है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इसने सिर्फ मुझे वो काउंट्स दिखा है जहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो ये हो गई भी हमारे पास, हमने इस तरीके से चेक किया कि कौन सी यूनिक वैल्यूज़ हैं, कौन सी आपके पास डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं, और कितनी हमारे पास यहाँ पर मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इररेलेवेंट कॉलम्स को ड्रॉप करना है। तो इररेलेवेंट कॉलम को ड्रॉप करने के लिए आर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसेट फंक्शन। तो दोस्तों सबसेट फंक्शन को यूज़ करते हैं अभी हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर एक कमेंट लगाते हैं, ड्रॉप इररेलेवेंट कॉलम्स। ओके, तो अभी जो है मैंने यहाँ लिख दिया कमेंट ड्रॉप इररेलेवेंट कॉलम्स। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे इररेलेवेंट कॉलम्स हैं। तो हमारे पास टोटल 9 कॉलम्स हैं, उसमें से जो इररेलेवेंट कॉलम्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो अभी ड्रॉप करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा सबसेट फंक्शन को। तो मैं लिखता हूँ सबसेट, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है डायबिटिक, एंड देन कमा, उसके बाद में मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेलेक्ट फंक्शन। तो सेलेक्ट फंक्शन के बाद मुझे लिखना है यहाँ पर माइनस में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर।
तो यहाँ पर मुझे माइनस में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लेना है। इसका मतलब ये है कि माइनस का मतलब ये है कि वैल्यू जो है मुझे ड्रॉप करनी है। माइनस यहाँ पर शो करता है, माइनस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मैं जो है वो कॉलम्स को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर माइनस नहीं लूँगा तो कॉलम जो है वो यहाँ पर ड्रॉप नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने कॉन्केटिनेशन जो है वो यहाँ पर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर मैंने माइनस में लिया है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर उन कॉलम्स के नाम देंगे, और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉलम के जो नाम है उनको आपको कोट्स में नहीं देना। मतलब यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर अपने कॉलम्स का नाम नहीं देना। अगर आप कोट्स में कॉलम का नाम दोगे तो आपके पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर सिंपली नाम देता हूँ कि वो कॉलम जिसको मुझे ड्रॉप करना है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर BMI वाले कॉलम को जो है वो सिंपली यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर नाम दे देना है BMI। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर स्किन थिकनेस वाले कॉलम को भी जो है वो यहाँ पर ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, और आपको यहाँ पर नेम जो है वो सही से लिखना है ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर एरर देखने को ना मिले। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपके पास जो है वो एरर शो होगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ डायबिटिक्स पेडिग्री फंक्शन, इसको भी जो है मैं यहाँ पर ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका भी नाम लिख दूंगा यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ सिंपली डायबिटिक, मैं लिख देता हूँ डायबिटिक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी ओके। तो मैं लिखता हूँ डायबिटीज़, और क्योंकि मेरे पास यहाँ डी जो है वो बड़ा है क्योंकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाह रहा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा पेडिग्री, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओके। तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया पेडिग्री। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डायबिटीज़ पेडिग्री फंक्शन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डायबिटीज़, और उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं ओके। तो मेरे पास जो है भाई ये सारे कॉलम जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, और देख लेता हूँ कोई कॉलम तो नहीं है। तो अभी मेरे पास एक और कॉलम है जो कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो है इंसुलिन का। तो अभी जो है मैं यहाँ पर इंसुलिन वाले कॉलम को भी जो है यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ सिंपली इंसुलिन। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको स्टोर करवाएंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट का जो नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का जो है मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ड्रॉप अंडरस्कोर कॉल ओके। अभी जो है मैं एंटर करता हूँ। तो भाई जैसे ही मैंने इंटर किया, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सारे जो कॉलम्स हैं, जिन जिन कॉलम्स के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं वो सारे कॉलम जो है मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे। तो कॉलम्स को देखने के लिए या फिर ड्रॉप कॉलम्स को या फिर डेटा फ्रेम को दोबारा से देखने के लिए हमें यहाँ पर व्यू फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो आर में जो है डेटा सेट को देखने के लिए हम यहाँ पर व्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आर में हमें अगर डेटा सेट को यूज़ करना है, तो बेसिकली डेटा सेट को देखना है, तो उसको जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए यूज़ करना पड़ेगा व्यू फंक्शन। तो अभी मैं यहाँ पर रुकूंगा व्यू, और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो वी है, व्यू का जो वी है उसको आपको यहाँ पर बड़ा रखना है। अगर आप उसको छोटा रखोगे तो आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कैपिटल वी का यूज़ करना है, और उसके बाद जो है बाकी आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कॉलम का नाम देना है जिसमें हमने इसको स्टोर करवाया था। कॉलम का नाम था ड्रॉप अंडरस्कोर कॉल, तो यहाँ पर मैं देता हूँ ड्रॉप अंडरस्कोर कॉल। उसके बाद में जो है इंटर करते हैं, और भाई जैसे हमने इंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास वो जो सारे कॉलम्स थे, अगर मैं इनिशियली डेटा की बात करूँ तो आप देख रहे हो सारे कॉलम जो है वो यहाँ से हट चुके हैं। मतलब सारे कॉलम जो है हमने सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दिए है। अगर आप यहाँ पर बात करो तो आप देख रहे हो सारे कॉलम जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ड्रॉप कर दिए। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर जो है वो 5 कॉलम प्रेजेंट है, जिसमें आपके पास प्रेगनेंसीज आ गया, ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर, एज और आउटकम जो है वो आपके पास देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भाई हम लोग यहाँ पर जो है वो कॉलम को एकदम प्रिसाइजली ड्रॉप कर सकते हैं, और एकदम इजी मेथड के साथ में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप जो है वो आर के अंदर कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो। तो ये हो गया भाई हमारे पास कि हमने यहाँ पर कॉलम को जो है इररेलेवेंट कॉलम्स को भी जो है वो ड्रॉप कर दिया। अभी हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डेटा व्रेंगलिंग को। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ, लेट्स स्टार्टेड डेटा व्रेंगलिंग ओके। इंटर करते हैं ओके भाई। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेगनेंसी वाले कॉलम को। तो प्रेगनेंसी वाले कॉलम को देखने के लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो है
वो सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर ये कंडीशन दूंगा, सबसे पहले ग्रेटर देन कंडीशन दूंगा, फिर लेस देन कंडीशन दूंगा और फिर इज इक्वल टू कंडीशन दूंगा। तो ग्रेटर देन कंडीशन ये दूंगा कि भाई मेरे पास प्रेगनेंसी के अंदर वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जो कि 10 से बड़े हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड्स मैं देखना चाहता हूँ जो कि 10 से बड़े हैं। तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं जो कि जहाँ पर प्रेगनेंसी लेवल या फिर प्रेगनेंसी जो है वो 10 से बड़ी है। तो उसको देने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ प्रेग ग्रेटर 10। तो यहाँ पर मैं दे दिया प्रेग ग्रेटर 10, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि है डायबिटिक, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा पाइप ऑपरेटर जिसमें आ जाएगा परसेंट ग्रेटर देन और फिर परसेंट। उसके बाद मुझे यूज़ करना है फिल्टर फंक्शन, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फिल्टर फंक्शन के बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम है मेरे पास प्रेगनेंसीज, और कॉलम का नाम याद रखना है आपको, सही से देना है वरना एरर आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन मैंने क्या दी थी कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है वो ग्रेटर देन है 10 से, यानी कि 10 से जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पर मुझे ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर देना पड़ेगा 10। अभी हम लोग इंटर करते हैं और जैसे इंटर किया यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग उसको देखेंगे, तो उसको देखने के लिए व्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे और व्यू उसके बाद कॉलम का नाम जो कि है प्रेग अंडरस्कोर ग्रेटर 10। अभी हम लोग करते हैं इसको इंटर। तो भाई जैसे ही इंटर किया आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास 34 एंट्रीज, या नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर आप अगर देखो तो आपके पास 34 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर आपके पास जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी 10 से बड़ी है। ऐसे कितनी एंट्रीज हैं जहाँ पर आपके पास जो है वो प्रेगनेंसी है, वो प्रेगनेंसी जो है वो आपके पास 10 से बड़ी है। मतलब 34 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी 10 से बड़ी है, यानी कि 10 से ग्रेटर है। ठीक है, ये हमने कंडीशन दी थी और कंडीशन के हिसाब से हमें जो है एंट्री हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके ले ली। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जो कि 10 से छोटी हैं। मतलब ये कि मतलब ऐसी कितनी या फिर ऐसी कौन सी एंट्रीज हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी जो है वो 10 से छोटी है। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि होगा मेरे पास यहाँ पर प्रेग, उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ लेस, एंड देन उसके बाद दे देता हूँ 10। अभी हम लोग यहाँ पर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा डायबिटिक, एंड देन पाइप ऑपरेटर, उसके बाद फिल्टर फंक्शन, एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अपने कॉलम का नाम जो कि हो जाएगा प्रेगनेंसीज, एंड उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेस देन का साइन यूज़ करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ देता हूँ 10। अभी हम लोग इंटर करते हैं, एंड देन अभी हम लोग उसको देखेंगे तो व्यू करेंगे इसको। तो व्यू करने के लिए प्रेग हमारे जो कंप्लीट कॉलम्स हैं उसका नाम देना पड़ेगा प्रेग लेस अंडरस्कोर 10। इंटर करते हैं तो भाई हमारे पास टोटल यहाँ पर 710 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो 10 से छोटी है। तो अगर आप यहाँ पर ग्रेटर से कंपेयर करो तो हमारे पास ग्रेटर की अगर हमने बात की थी तो हमारे पास उसमें सिर्फ 34 मतलब हमारे पास 34 एंट्रीज सिर्फ ऐसी थी जहाँ पर जो प्रेगनेंसी थी वो 10 से बड़ी थी। लेकिन अगर बात करी हमने यहाँ पर छोटी की, मतलब वो यहाँ पर प्रेगनेंसीज जहाँ पर जो प्रेगनेंसीज हैं वो 10 से छोटी हैं। तो ऐसी एंट्रीज कितनी है हमारे पास 700, यानी कि 710 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी हमारे पास 10 से छोटी है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जहाँ पर हमारे पास प्रेगनेंसी जो है वो अनइक्वल है 10th के। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, या फिर मान लो हम लोग कोई और कंडीशन देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अनइक्वल, यहाँ पर दे देते हैं 5। तो ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी जो है वो 5 के अनइक्वल है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं डायबिटिक, डेटा सेट का नाम, उसके बाद हम लोग देंगे पाइप ऑपरेटर, उसके बाद देंगे फिल्टर फंक्शन, एंड फिल्टर फंक्शन के बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा प्रेगनेंसी, और यहाँ पर मैं देता हूँ प्रेगनेंसी कॉलम का नाम, ओके कॉलम का नाम। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इज इक्वल टू। तो ये जो है ये अनइक्वल को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कंडीशन देनी है 5, एंड देन अभी हम लोग इंटर करते हैं। उसके बाद व्यू करते हैं इसको। तो यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम या फिर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ प्रेग, उसके बाद मैं यहाँ दे दूँगा प्रेग अनइक्वल 5। तो ऐसी भाई हमारे पास 711 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो प्रेगनेंसी है वो अनइक्वल है, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो अनइक्वल है 5 के। ठीक है, अनइक्वल है 5 के, यानी कि 5 के बराबर नहीं है।
तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन एक कॉलम के ऊपर। अभी इसी के ऊपर जो है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल एंट्री है, और दोस्तों इसी न्यूमेरिकल एंट्री के ऊपर अभी हम लोग प्रेगनेंसी के लिए एक हिस्टोग्राम को बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ggplot2 को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ ggplot, उसके बाद सबसे पहले आएगी डेटा लेयर। तो डेटा लेयर के अंदर मैं मैप कर दूंगा अपने डेटा सेट का नाम जो कि होगा डायबिटिक। उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर एस्थेटिक, जो कि आएगी सेकंड लेयर एस्थेटिक लेयर, और एस्थेटिक लेयर पे एक्स पे जो है मैं मैप कर दूंगा यहाँ पे प्रेगनेंसी वाले कॉलम को। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्लॉट बनाते टाइम आपको यहाँ पर वैल्यू जो कॉलम का नाम है उसको कोट्स में नहीं देना, ना सिंगल कोट्स में देना है ना डबल कोट्स में देना है, उसको कोट्स में देना ही नहीं है, उसको बगैर कोट्स के देना है। अगर कोट्स में दोगे तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम का नाम जो है आपको सही से लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रेगनेंसीज। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ करना है, और उसके बाद मुझे आखिरी लेयर यूज़ करनी है जो कि होगा ज्योमेट्री लेयर। उसके बाद मुझे लिखना है geom_histogram। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जो कि कलर के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कलर को फिल करना है तो उसके लिए आपको फिल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, और इसको जो है आपको यहाँ पर कोट्स में देना है। कलर को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर जो कलर है उसको कोट्स में देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, जो आपके पास कॉलम का नाम है एस्थेटिक लेयर में जो कि आपने दिया है उसमें आपने कोई भी कोट्स नहीं यूज़ करना है। लेकिन अगर आप कलर फिल कर रहे हो तो कलर के अंदर जो कि फिल एट्रीब्यूट है, फिल एट्रीब्यूट के अंदर आप कलर को जो है वो यहाँ पर ऐड करोगे अपने प्लॉट के साथ, तो वहाँ पर आपको कोट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो अभी मैं जो है वो यहाँ पर ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर कॉलम कलर भी जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर आउटलाइन यानी कि जो आउटलाइन कलर है वो भी दूंगा, तो मैं यहाँ पर जो है वो ब्लैक दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया ब्लैक। अभी हम लोग यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं ग्रीन करता हूँ। ओके, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है काफ़ी खूबसूरत सा एक हिस्टोग्राम जो है वो बन के आ गया। और हमने जो है इसकी आउटलाइन के लिए ब्लैक कलर जो है वो दिया था, यानी कि जो कॉल कलर है यानी कि कॉलम कलर है वो हमने यहाँ पर दिया था, और उसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की आप देख रहे हो यहाँ पर आ चुकी है। तो क्योंकि अब इसकी वर्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हमें जो है वो यहाँ पर देखने को सही से नहीं मिल रहा। तो ये था भाई हमारे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम। और दोस्तों इसके अंदर अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो आप देख रहे हो ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपको प्रेगनेंसी दिख रही है, और जो आपके पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे आपको काउंट दिख रहे हैं। मतलब ये है कि आपके पास कितनी प्रेगनेंसीज होंगी और कितने काउंट्स होंगे। तो ये जो है ये आपको काउंट डिफाइन कर रहा हो, ये जो है आपको प्रेगनेंसी डिफाइन कर रहा हो। तो अगर आप इसकी बात करो तो ये जो बिन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पर देखने को दिखा रहा है। मतलब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये था भाई हमारे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम जो कि हमने यहाँ पर बनाया है प्रेगनेंसी वाले कॉलम के ऊपर। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे, और अभी हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज वाले कॉलम को जो है वो देखेंगे। तो ग्लूकोज वाले कॉलम को देखने के लिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पर कॉलम को सबसेट बनाया था उसको यहाँ पर देखते हैं। व्यू कॉल, तो मैं यहाँ देता हूँ व्यू, उसके बाद ऑल अंडरस्कोर ड्रॉप कॉल, इसको देते हैं। ओके, तो हमारे पास जो कंप्लीट कॉलम्स थे जो कि हमने डेटा यहाँ पर कंप्लीट कॉलम्स को ड्रॉप किया था वो सारे यहाँ पर फ्रेम आ चुका है। तो हमने यहाँ पर प्रेगनेंसी को देख लिया, अभी टाइम है ग्लूकोज को देखने का। तो ग्लूकोज वाले कॉलम को देखने के लिए सिंपली जो है हमें यहाँ पर सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो अभी जो है मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा कि मुझे ग्लूकोज लेवल यानी कि मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखाओ या फिर वो एंट्रीज दिखाओ जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 से अबव है, यानी कि 100 से बड़ा है। तो उसके लिए जो है मुझे ग्रेटर कंडीशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पर ग्लू, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगा ग्रेटर एंड देन 100। उसके बाद मुझे यूज़ करना है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डेटा जो कि है डायबिटिक, फिर आ जाएगा पाइप ऑपरेटर, और फिर आ जाएगा फिल्टर मेथड, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कॉलम का नाम जो कि होगा ग्लूकोज। तो यहाँ पर मैं देता हूँ ग्लूकोज, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई ग्लूकोज जो है मतलब वो एंट्रीज चाहिए जहाँ पर ग्लूकोज जो है वो 100 से बड़ा है। तो कंडीशन में दे दी, उसके बाद इंटर। देन अभी हम लोग उसको व्यू करेंगे, और कॉलम का नाम जो है वो है ग्लू अंडरस्कोर ग्रेटर अंडरस्कोर 100। इंटर करते हैं अभी।
तो भाई जैसे एंटर किया आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास 554 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 से अबव है, यानी कि ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 से अबव है। ऐसी कितनी एंट्रीज हैं? ऐसी हमारे पास यहाँ पर 554 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 से बड़ा है। तो ये हो गया भाई हमारे पास। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जहाँ पर ग्लूकोज लेवल 100 से छोटा है। तो उसके लिए भी जो है मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ग्लू लेस 100। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा डायबिटिक, फिर आ जाएगा पाइप ऑपरेटर, फिर आ जाएगा फ़िल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन के बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर ग्लूकोज। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा लेस देन, एंड देन अभी हम लोग इंटर करते हैं। उसके बाद व्यू करते हैं इसको। तो हमारे वेरिएबल का नाम था ग्लू अंडरस्कोर लेस, उसके बाद 100, इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने एंटर किया हमारे पास ये बता रहा है कि 197 एंट्रीज, आप यहाँ देख रहे हो अगर, तो 197 एंट्रीज हमारे पास यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर जो यहाँ पर ग्लूकोज लेवल है वो 100 से कम है, यानी कि 100 से छोटा है। लेकिन अगर बात करूँ प्रीवियस यहाँ पर डेटा की, तो उसमें जो है उसमें हमें ये बताया था कि 554 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 से बड़ा है। लेकिन जब हमने ये कंडीशन दी कि कहाँ पर, यानी कि कौन सी एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 से कम है, तो ऐसी सिर्फ हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 197 एंट्रीज हैं। मतलब 197 एंट्री ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 से कम है। तो इस तरीके से भाई हमने जो है वो यहाँ पर देख लिया। अभी हम लोग यहाँ पर एक इक्वल टू कंडीशन देते हैं कि भाई ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ग्लू, उसके बाद देता हूँ इक्वल, एंड देन उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर अंडरस्कोर 100। असाइनमेंट ऑपरेटर डायबिटिक, उसके बाद आ जाएगा पाइप ऑपरेटर, फिर आ जाएगा फ़िल्टर फंक्शन, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो मैं देता हूँ कॉलम का नाम। ओके भाई, तो कॉलम का नाम देने के बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा इज इक्वल टू। तो आर के अंदर इज इक्वल टू यानी कि बराबर रखने के लिए 2 इज इक्वल टू का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा 100। ओके, व्यू। अभी जो है हम लोग यहाँ पर देंगे ग्लू अंडरस्कोर इक्वल, और फिर आ जाएगा हमारे पास 100, इंटर करते हैं। तो भाई 17 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज है, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 के बराबर है। आप यहाँ देख रहे हो सारे जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे 100 ही आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो सारी 100, मतलब सिर्फ 17 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 के बराबर है, यानी कि 100 है। 17 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो कंप्लीट ग्लूकोज लेवल है वो 100 के बराबर है। तो ये कंडीशन हम दी थी और ये कंडीशन भी जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई, और हमें एंट्रीज पता चल गई कि कितनी एंट्रीज थी हमारे पास जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो 100 के बराबर था। तो ये भी हो गया। अभी क्योंकि ये भी एक न्यूमेरिकल एंट्री है तो दोस्तों इसके लिए भी हम लोग जो है यहाँ पर एक हिस्टोग्राम को फटाफट से बना लेते हैं। तो हिस्टोग्राम को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा सबसे पहले ggplot, उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा डेटा लेयर। तो डेटा लेयर के अंदर मैप कर दूंगा डेटा का नाम जो कि है डायबिटिक। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा दूसरी लेयर को जो कि होगा एस्थेटिक लेयर, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एस्थेटिक जो कि होगा x, और यहाँ पर जो है दे दूंगा मैं कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ग्लूकोज, और उसके बाद जो है अभी मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर प्लस ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे फाइनली यूज़ करनी पड़ेगी ज्योमेट्री लेयर जिसको हम बोलेंगे ज्योम। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिस्टोग्राम को, और अभी जो है मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया हिस्टोग्राम को। उसके बाद जो है अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी जो है मैं यहाँ पर फिल एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा ताकि इनमें मैं कलर को फिल कर सकूँ। तो क्योंकि मैं अभी यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ करने वाला हूँ, और कॉलम कलर जो है यहाँ पर मैं दे दूँगा ग्रीन। ओके भाई,
तो जैसे ही मैंने यहाँ पर बनाया ये हिस्टोग्राम मेरा काफ़ी खूबसूरत सा जो है वो यहाँ पर बन गया, और मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की जो है वो यहाँ पर आउटलाइन प्रोवाइड की थी, और मेरे पास जो है वो ग्रीन कलर की आउटलाइन आप देख रहे हो यहाँ पर आ चुकी है। तो क्योंकि ये आपको देखने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप अगर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो लाइंस ग्रीन कलर की जो आउटलाइंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो हिस्टोग्राम यहाँ पर बन चुका है। तो सिंपली जो है मैंने यहाँ पर हिस्टोग्राम को बनाया है, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने ब्लू कलर जो है वो यहाँ पर दिया था, और इसमें मुझे फ्रिक्वेंसी जो है वो पता चली, ग्लूकोज लेवल की क्या फ्रिक्वेंसी है, किन किन काउंट्स के ऊपर, वो मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। अब क्योंकि अगर आप सबसे ज़्यादा की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हो कि शायद से कोई 120 के आसपास जो है, फिर 110 के आसपास जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्लूकोज लेवल जो है वो 120 होगा। और दोस्तों 120 के काउंट्स आप देखो तो ऑलमोस्ट 81 या फिर 82 के आसपास जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर देखा इस हिस्टोग्राम को, और दोस्तों हिस्टोग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर विजुलाइज किया ग्लूकोज लेवल को भी। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम। अभी टाइम है यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम को देखने का। तो तीसरा वाला कॉलम जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और वो कॉलम रहेगा हमारे पास ब्लड प्रेशर का। तो अभी जो है हम लोग उसको देखने के लिए सबसे पहले हमारा जो हमने कॉलम्स को ड्रॉप करके एक डेटा फ्रेम बनाया था उसको देखते हैं। तो ड्रॉप अंडरस्कोर कॉल, ओके भाई। तो हमारे पास जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ब्लड प्रेशर को। तो ब्लड प्रेशर को देखने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी जो है मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर मैं ये दूंगा कि भाई मुझे वो रिकॉर्ड्स या फिर वो एंट्रीज दिखाओ जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो 70 से अबव है, यानी कि 70 यानी कि 70 से जो है वो बड़ा है, 70 से ज़्यादा है। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है सिंपली यहाँ पर लिखना पड़ेगा BP। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा ग्रेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा 70, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर को, और उसके बाद मुझे देना पड़ेगा डेटा फ्रेम का नाम जो कि है डायबिटिक, फिर पाइप ऑपरेटर, और फिर जो है मुझे यहाँ पर देना है फ़िल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन के अंदर कॉलम का नाम जो कि है ब्लड प्रेशर। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, मैं आपको बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना हो, वरना एरर आने शुरू हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो है अभी हमने कंडीशन ये दी है कि भाई वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर जो यहाँ पर ब्लड प्रेशर है वो 70 से अबव है, यानी कि 70 से बड़ा है। तो उसके लिए ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर देना पड़ेगा 70। इंटर करते हैं। उसके बाद जो है अभी व्यू करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम कॉलम का नाम दे देंगे जो कि है BP अंडरस्कोर ग्रेटर 17। ओके, इंटर करते हैं। तो भाई ऐसी हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, 393 एंट्री ऐसी हैं जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लेवल है या फिर ब्लड प्रेशर है वो 70 से अबव है। यानी कि ऐसी कितनी एंट्रीज हैं, हमने पूछा था इससे कि भाई हमें बताओ कि ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो 17 से अबव है या फिर 17 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इसने हमें बताया कि भाई ऐसी जो है वो 393 एंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल है वो ग्लूकोज लेवल 70 से बड़ा है। तो ये हो गया भाई हमारे पास कि कहाँ पर जो यहाँ पर कंप्लीट एंट्रीज़ हैं वो एंट्रीज़ यहाँ पर बड़ी हैं। तो ये भी हो गया हमारे पास यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो एंट्रीज़ कि जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो 70 से कम है, मतलब ऐसी कितनी एंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लेवल है या फिर ब्लड प्रेशर है वो 70 से कम है, 70 से लेस है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या फिर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर BP। उसके बाद लेना पड़ेगा लेस, एंड देन उसके बाद दूंगा मैं 70। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा डायबिटिक। उसके बाद पाइप ऑपरेटर, उसके बाद दूंगा फ़िल्टर फंक्शन, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ब्लड प्रेशर। ओके, उसके बाद जो है अभी लेस देन का साइन और देन 70। इंटर, व्यू करेंगे अभी इसको। तो यहाँ पर देते हैं BP अंडरस्कोर लेस 70। इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो 318 यानी कि 318 रिकॉर्ड ऐसे हैं जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो 17 से कम है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस से, तो प्रीवियस में हमें ये बताया था कि 393 से, यानी कि इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसमें आ गया 318 और इसमें आ गया 393। मतलब ये कि इसके अंदर, यानी कि अगर हमने जहाँ पर इससे कंडीशन दी थी कि भाई वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो 70 से बड़ा है, तो इसने हमें कितनी एंट्रीज दिखाई थी, 393 एंट्रीज दिखाई थी जहाँ पर जो ग्लूकोज जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो 17 से बड़ा है, अबव है। लेकिन हमने इससे कंडीशन दी कि भाई वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो 70 से कम है, तो इसने हमें बताया कि भाई
318 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो ग्लूकोज लेवल, जो आपके पास ब्लड प्रेशर लेवल है वो जो है वो यहाँ पर कम है 70 से। तो ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये हमने सक्सेसफुली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर ली है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक और कंडीशन देते हैं कि भाई हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो 50 के इक्वल है, 50 के बराबर है। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा BP, उसके बाद लिखना पड़ेगा इक्वल अंडरस्कोर 50, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद डायबिटिक, फिर आ जाएगा पाइप ऑपरेटर, और फिर आ जाएगा फिल्टर फंक्शन, और फिर आ जाएगा कॉलम का नाम जो कि हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ओके, उसके बाद जो है इज इक्वल टू, और फिर आ जाएगा 50। इंटर व्यू करते हैं अभी इसको। ओके, हमारे पास नाम था यहाँ पर BP अंडरस्कोर इक्वल अंडरस्कोर 50। तो भाई सिर्फ 13 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो बराबर है 50 के। सिर्फ 13 एंट्रीज आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसी हमें बताया कि सिर्फ 13 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो 50 के बराबर है। तो हमने जो है इस चीज़ को भी यहाँ पर सक्सेसफुली देख लिया। अभी इसको भी जो है हम लोग, क्योंकि एक न्यूमेरिकल एंट्री है तो इसको भी हमारे लिए जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है सिंपली मैं यहाँ पर दे देता हूँ GG प्लॉट, उसके बाद पहली लेयर जो कि है डेटा लेयर, डेटा मैप कर दूंगा डायबिटिक, उसके बाद सेकंड लेयर जो कि आएगा एस्थेटिक लेयर, एक्स के अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा और यहाँ पर कॉलम का नाम दे देता हूँ। कॉलम का नाम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर ब्लड प्रेशर। उसके बाद प्लस ऑपरेटर, एंड देन आखिर में आ जाएगी ज्योमेट्री लेयर। उसके बाद मैं यहाँ दे देता हूँ हिस्टोग्राम, फिल करते हैं इसको ऑरेंज कलर से। ओके भाई, तो हमने जैसे ही यहाँ पर इसको एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास हिस्टोग्राम जो वो बन के आई है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉलम कलर नहीं दिया इसलिए मुझे सेपरेट यहाँ पर करके इसने नहीं दिया, तो इस चीज़ को यहाँ पर विजुलाइज करना थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं कॉलम देता तो मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। मतलब अब ये मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके मैं आपको यहाँ पर कॉलम दे के दिखा देता हूँ, कॉलम कलर, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ओके, हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर दिया था, अभी कॉलम कलर हम दे देते हैं ब्लैक। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि अभी अगर हम लोग इसको देखें तो अभी जो है हम लोग इसको विजुलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है अभी यहाँ पर अलग अलग बिन्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर बना लिया सक्सेसफुली एक हिस्टोग्राम को इस ब्लड प्रेशर के ऊपर। दोस्तों ये हमें बता रहा है ब्लड प्रेशर लेवल और ब्लड प्रेशर काउंट। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर हिस्टोग्राम। तो अभी तक हमने जो है यहाँ पर हिस्टोग्राम के साथ ही काम किया, क्योंकि हमारे पास ये डेटा ही सारा न्यूमेरिकल है और लीनियर रिग्रेशन हम न्यूमेरिकल जो डेटा सेट है उसके ऊपर ही जो है, या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैटेगोरिकल के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम है और क्लासिफिकेशन को हम लोग रिग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से ही सॉल्व होगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर ब्लड प्रेशर। उसके बाद जो है अभी हम लोग अपने जो हमारा डेटा था जिसमें हमने ड्रॉप किए थे कॉलम, उसको देखते हैं कि कितने कॉलम हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट है। ओके, तो अभी हमारे पास है एज वाला कॉलम। तो अभी हम लोग एज वाले कॉलम को देखेंगे। तो एज वाले कॉलम को मैं अभी यहाँ पर देखता हूँ, मतलब मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जहाँ पर जो एज है वो 40 के बराबर है। मतलब ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जहाँ पर जो एज है वो 40 के बराबर है। इसको भी मैं देखूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा एज, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा इक्वल, और उसके बाद मैं लिख दूँगा यहाँ पर 40। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद लिख दूँगा डायबिटिक, फिर आ जाएगा पाइप ऑपरेटर, फिर आ जाएगा फिल्टर फंक्शन, और फिर आ जाएगा मेरे पास कॉलम का नाम जो कि है एज। यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा 40 कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पर एज जो है वो 40 के बराबर है। इंटर करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉलम का नाम देके क्या रिकॉर्ड आता है कि तो भाई 13 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर जो हमारे पास कंप्लीट, यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ एज की, तो एज जो है वो 40 के बराबर है। हम देख रहे हो सारी एजेस जो हैं वो 40 के बराबर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी कितनी एंट्रीज़ हैं? सिर्फ 13 एंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो एज है वो 40 के बराबर है। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर देखा इस चीज़ को
और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को भी करके देख लिया। अभी टाइम है यहाँ पर ग्रेटर देखने का। तो अभी हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई ऐसी कितनी एजेस हैं जो कि ग्रेटर देन है 50 से, यानी कि ऐसी कितनी एजेस हैं जो कि 50 से बड़ी है। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा एज, उसके बाद लेना पड़ेगा ग्रेटर, और फिर मुझे देना पड़ेगा 50, एंड देन उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, डायबिटिक मेरे डेटा फ्रेम का नाम, उसके बाद आ जाएगा पाइप ऑपरेटर, फिर आ जाएगा फ़िल्टर मेथड, और फिर आ जाएगा मेरे पास कॉलम का नाम जो कि है मेरे पास यहाँ पर एज। और उसके बाद मैं कंडीशन दूंगा कि भाई मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पे एज जो है वो 50 से अबव है, यानी कि बड़ी है। इंटर। अभी कॉलम का नाम देंगे एज, उसके बाद है तो भाई 81 एंट्रीज़ ऐसी हैं, आप यहाँ देख रहे हो 81 एंट्रीज़ हमारे पास ऐसी हैं जहाँ पर जो एजेस हैं वो कंप्लीट 50 से बड़ी हैं, यानी कि आप देख रहे हो सारी एजेस जो हैं वो 50 से बड़ी हैं। ऐसे कितने हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, एंट्रीज़ हैं, 81 एंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जो हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर जो एजेस हैं बेसिकली वो 50 से अबव हैं, यानी कि 50 से बड़ी हैं। तो इस तरीके से जो है हमने इस कॉलम को भी जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं या फिर ऐसी कितनी एंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो एज है वो 50 से छोटी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि होगा एज, उसके बाद आ जाएगा अंडरस्कोर लेस, और फिर आ जाएगा 50, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन डायबिटिक, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर फ़िल्टर फंक्शन, पाइप ऑपरेटर के बाद आएगा फ़िल्टर फंक्शन, उसके बाद कंडीशन दूंगा कि कौन सी जो है मेरे पास 40 से 50 से कम है। एज ओके तो भाई हमारे पास टोटल 679 यानी कि 679 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो कंप्लीट आपके पास आप देख रहे हो एजेस हैं, वो एजेस सब की सब जो है वो 50 से कम है, यानी कि 50 से छोटी हैं। तो ऐसी एजेस कितनी है हमारे पास, ऐसी एंट्रीज कितनी है, बेसिकली हमारे पास ऐसी एंट्रीज हैं 679 एंट्रीज, यानी कि 679 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो एज है वो 50 से कम है। तो ये हो गया भाई एजेस के लिए। अभी एजेस के लिए भी जो है हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हिस्टोग्राम को। तो यहाँ पर रहता हूँ ggplot, उसके बाद डेटा लेयर, डेटा का नाम जो कि है डायबिटिक, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर डेटा लेयर, उसके बाद आ जाएगा एस्थेटिक लेयर जो कि सेकंड लेयर है x, और फिर आ जाएगा इसके ऊपर मैं कॉलम का नाम दे दूंगा जो कि होगा एज, उसके बाद आ जाएगा जियोम यानी कि आखिरी लेयर जियोम हिस्टोग्राम। ओके उसके बाद फिल करेंगे भाई इसको, और फिल कर देते हैं हम लोग इसको पिंक कलर से। ओके भाई तो हमने जैसे इसको फिल किया, अभी आप देख रहे हो हमारे पास काफ़ी खूबसूरत सा एक हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पर बनकर आ गया। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कॉलम कलर नहीं दिया, तो अभी जो है हम लोग फटाफट से यहाँ पर एक कॉलम कलर देते हैं ताकि हमें जो है इसको विजुलाइज करने में आसानी हो जाए। कॉपी करता हूँ मैं इसको यहाँ से, और यहाँ पर जो इसको पेस्ट करते हैं, एंड देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको कॉलम कलर प्रोवाइड करते हैं। ओके भाई तो भाई हमने जो है यहाँ पर इसको कॉलम कलर प्रोवाइड किया। अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास काफ़ी खूबसूरत सा एक हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पर बनकर आ गया, जो कि हमने एज के ऊपर बनाया। यानी कि अभी जो है ये हमें बता रहा है डिफरेंट एजेस, मतलब सबसे ज़्यादा लोग कौन सी एजेस के हैं, शायद से आपके पास यहाँ पर 25 यानी कि 25 एजेस वाले लोग जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। मतलब वो एजेस जिनकी उम्र 25 है वो कितने लोग हैं, वो ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 130 या फिर 140 के आसपास जो है वो यहाँ पर लोग हैं। आप देख रहे हो 90 से अबव हैं, और आप देख रहे हो ये जो है ये आपको एजेस बताएगा कितनी एजेस हैं, शायद से कोई 25 एजेस हैं। ठीक है 25 मतलब जो पर्सन है उसकी 25 एजेस होंगी, और 25 एजेस वाले कितने लोग हैं आपके पास, ऑलमोस्ट जो है आपके पास यहाँ पर 120 या फिर 130 के आसपास जो है वो यहाँ पर लोग हैं, फिर 125 के आसपास जो है वो यहाँ पर लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो यहाँ पर 25 है। ठीक है इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर हिस्टोग्राम जो है वो यहाँ पर बनाया और उसको हमने थोड़ा बहुत विजुलाइज कर लिया।
तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर फर्दर बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमें जो है वो यहाँ पर फर्दर मूव करना है, और अभी जो है हमारे पास एक कॉलम बाकी है और उस कॉलम को हम लोग यहाँ पर जो है वो अभी देखेंगे। तो लास्ट कॉलम जो है हमारे पास आई थिंक बचा है, तो उसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा ड्रॉप कॉल, और अभी जो है हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये हमारा वो डेटा फ्रेम है जिसके कॉलम्स को हमने ड्रॉप किया था, ठीक है। ये वो कॉलम्स हैं, मतलब ये वो डेटा फ्रेम है जहाँ से हमने कॉलम्स को ड्रॉप करके जो डेटा फ्रेम हमें मिला था वो डेटा फ्रेम है। तो अभी हमारे पास एक आखिरी कॉलम है जो कि है आउटकम का। तो अभी हमें जो है वो देखना है आउटकम, यानी कि बंदा डायबिटिक है या फिर नहीं। अब क्योंकि एक क्लासिफिकेशन टाइप की प्रॉब्लम है तो इसके लिए बार प्लॉट भी हम जो बनाएं तो वो भी बुरा नहीं होगा। तो अभी जो है इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर कितनी एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर आउटकम जो है वो 0 के बराबर है। मतलब 0 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बंदा जो है वो डायबिटिक नहीं होगा, उसको शुगर नहीं होगा, और 1 जो है वो यहाँ पर ये बताएगा कि बंदा जो है वो डायबिटिक होगा, यानी कि बंदे को जो है वो शुगर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने लोग, यानी कि ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जहाँ पर जो पेशेंट है वो नॉन डायबिटिक है, यानी कि डायबिटिक नहीं है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कॉलम का नाम डायबिटिक 0, उसके बाद दे दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर डायबिटिक डेटा फ्रेम का नाम, उसके बाद आ जाएगा पाइप ऑपरेटर, फिर आ जाएगा फिल्टर फंक्शन, और फिर आ जाएगा मेरे पास कॉलम का नाम जो कि है आउटकम। ओके, अभी मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ, मैं कंडीशन ये दे रहा हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड एंट्रीज दिखाओ जहाँ पर जो आउटकम है वो 0 के बराबर है, यानी कि जो बंदा है वो डायबिटिक नहीं है। इंटर, अभी व्यू करेंगे इसको। तो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट था डायबिटिक 0, इंटर करते हैं। तो भाई हमारे पास 500 बेसिकली एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो बंदा है वो नॉन डायबिटिक है, मतलब 500 लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटिक नहीं है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है। अब ये हमें पता चल गया भाई 500 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर नॉन डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक नहीं है उनको। अब हमें ये देखना है कि ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो डायबिटिक है, यानी कि 1 का मतलब है डायबिटिक है, 0 का मतलब डायबिटिक नहीं है। मतलब 500 लोग ऐसे हैं, यानी कि आप देख रहे हो 500 एंट्रीज हमें इसने बताई ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो 0 प्रेजेंट है। इसका मतलब 500 लोग ऐसे हैं जहाँ जिनको जो है वो डायबिटिक नहीं है या वो डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कितने लोगों को डायबिटीज़ है, वो एंट्रीज दिखाओ जहाँ पर जो डायबिटीज़ है वो 1 के बराबर होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर दे देंगे डायबिटीज़ 0 दिया था, अभी 0 को रिमूव करके 1 दे देंगे। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डायबिटिक जो कि कॉलम का बेसिकली डेटा फ्रेम का नाम है। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा पाइप ऑपरेटर, उसके बाद आ जाएगा फिल्टर फंक्शन, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा आउटकम। ओके, उसके बाद व्यू करेंगे। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कॉलम का नाम जो कि है डायबिटिक _1। तो हमारे पास 268 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो पर्सन्स जो है वो डायबिटिक है, मतलब ज़्यादातर जो है वो नॉन डायबिटिक है। आपने अगर यहाँ पर पीछे ऑब्जर्व किया हो तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास हमने 0 के लिहाज से, मतलब वो लोगों के बारे में हमने कंडीशन दी कि भाई वो लोग एंट्रीज दिखाओ जहाँ पर जो लोग हैं वो डायबिटिक नहीं है। तो उसने हमें बताया कि 500 एंट्रीज, मतलब 500 एंट्रीज जो है, यानी कि इसमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पर क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी वाइज हम देखें तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटिक नहीं हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें 0 यानी कि 1 को कि जो लोग डायबिटिक हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 268 एंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो लोग हैं उनको डायबिटीज़ है, वो डायबिटिक हैं। तो अगर हम कंपेयर करें इसको नॉन डायबिटिक से, तो नॉन डायबिटिक से डेफिनेटली ये कम है, और नॉन डायबिटिक में जो है वो 500 लोग हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, और सिर्फ 268 लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ हैं, और ये एंट्रीज जो हैं इसने हमें यहाँ पर दिखा दी है। तो ये हो गया भाई हमारे पास एक मैनिपुलेशन। अभी हम लोग थोड़ा इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं। तो क्योंकि ये एक कैटेगोरिकल या फिर एक क्लासिफिकेशन टाइप की जो कॉलम है या फिर वैल्यूज़ हैं वो हैं, तो उसको इसके ऊपर जो है अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बार प्लॉट। तो जी प्लॉट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद पहली लेयर जो कि है डेटा लेयर, डेटा का नाम दे देंगे डायबिटिक। उसके बाद दे देंगे भाई एस्थेटिक लेयर,
और इस पर मैं नाम दे देता हूँ आउटकम, उसके बाद प्लस ऑपरेटर, और फिर आखिर में आ जाएगा जियोमेट्री लेयर जिसमें आ जाएगा बार, इसमें दे देंगे फिल, और इसमें आ जाएगा ओके भाई। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कलर को भी फिल कर लेते हैं। तो कलर को फिल करने के लिए हमें फिल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इज इक्वल टू देंगे एंड देन उसके बाद कोट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर कलर को दे देंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो रेड कलर को यहाँ पर फिल कर लेते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो अभी हमने जैसे यहाँ पर इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा एक बार प्लॉट जो है वो बन के आ गया और इसके अंदर जो है हमें दो कैटेगरीज देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखो कि कौन से लोग डायबिटिक हैं और कौन से लोग डायबिटिक नहीं, तो ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंसी है वो उन लोगों की है जो कि डायबिटिक नहीं है और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटिक हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये वाला जो है आपके पास जो यहाँ पर जो राइट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है, वो राइट साइड पे जो है वो आपको यहाँ पर जो वो लोग हैं जिनका जो बेसिकली डायबिटिक है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब ये है कि वो डायबिटिक हैं। और ये जो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखने को मिल रहा है ये वो लोग हैं जो कि डायबिटिक नहीं हैं। तो सिंपली पुट मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूँ तो ये यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी बता रहा है, मतलब वो लोग जो कि डायबिटिक हैं उनकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कम है और वो लोग जो कि डायबिटिक नहीं हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 500 लोग जो हैं। जैसे मैनिपुलेशन के टाइम पे हमने देखा था कि 500 एंट्रीज़ हमारे पास ऐसी थी जहाँ पर जो है वो डायबिटिक जो है वो बंदे नहीं थे। और इसी तरीके से हमने मैनिपुलेशन के टाइम पर लोग देखे थे कि इतने लोग यानी कि आपके पास शायद से कोई 268 लोग ऐसे थे जहाँ पर जो लोग थे वो डायबिटिक थे। तो ये हमें जो है वो यहाँ पर कंप्लीट जो आपके पास विजुअलाइजेशन है उससे भी हमें जो है वो यहाँ पर पता चल चुका है। तो ये हो गई भाई हमारे पास यहाँ पर मैनिपुलेशन या फिर डेटा व्रैंगलिंग और डेटा विजुअलाइजेशन आर के साथ। अभी टाइम है यार लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने का। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन जो एल्गोरिथम है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए जो है अभी मैं यहाँ पर एक कमेंट को लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ लीनियर रिग्रेशन। ओके तो अभी जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीनियर रिग्रेशन और अभी जो है हम लोग यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाई सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे। अब क्योंकि मैं आपको लीनियर रिग्रेशन के बारे में कॉन्सेप्ट वाइज बता चुका हूँ तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवाना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ कह सकता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन वो एल्गोरिथम है कि दो न्यूमेरिकल एंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस के बारे में हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मतलब हम लोग जो है यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स को लेंगे और दोनों वेरिएबल जो हैं वो यहाँ पर न्यूमेरिकल होंगे। पहला वेरिएबल हो जाएगा एज और दूसरा वेरिएबल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि 50 यानी कि एज 50 के ऊपर ब्लड प्रेशर लेवल क्या रहता है ये मुझे प्रिडिक्ट करना है। मतलब एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर क्या रहेगा ये मुझे यहाँ पर प्रिडिक्ट करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है मैं एक ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ P। उसके बाद जो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक प्रिडिक्टेड वैल्यूज रहेगी यानी कि ये जो है ये मेरे पास प्रिडिक्टिव वैल्यू जो कि मुझे प्रिडिक्ट करनी है। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा एज डॉट डेटा डॉट फ्रेम। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर सिंपली लेना पड़ेगा एज। तो अभी जो है मैं यहाँ पर 50 ले रहा हूँ। तो ये 50 क्या है, ये 50 वो एज है जिसके ऊपर मैं प्रिडिक्ट करूँगा कि ब्लड प्रेशर क्या है। मतलब ये आप अगर यहाँ पर देखो तो मैं आपको अगर मेन डेटा फ्रेम दिखाऊँ तो मैं यहाँ पर मेन डेटा फ्रेम आपको दिखा देता हूँ। तो अब ये देख रहे हो मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट एजेस हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी आप देख रहे हो डिफरेंट एजेस हैं। अब मैं जो है मैंने एक एज को यहाँ पर लिया जो कि एज है 50। अब मैं ये प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ यानी कि मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एज। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से मालूम करना है यानी कि एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, बीपी क्या रहेगा ये मुझे मालूम करना है। तो उसके लिए जो है सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ले लूँगा इस एज को। तो अभी मैंने ये जो 50 है ये 50 क्या है, 50 एज है। इस एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर क्या रहेगा ये मैं जानना चाहता हूँ। मतलब 50 मतलब जिस बंदे की एज 50 है उसका ब्लड प्रेशर लेवल क्या रहेगा, फिर बीपी क्या रहेगा ये मुझे प्रिडिक्ट करना है लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। तो अभी हम लोग उसको एंटर करते हैं। उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर सिंपली लिख देना है यहाँ पर कॉल नेम्स जो कि मेरा एट्रीब्यूट से रहेगा कॉलम नेम्स। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना है इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि P। उसके बाद जो है मुझे इसको स्टोर करवाना है एज यानी कि मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एज और मैं यहाँ पर दे दूंगा एज वाला कॉलम। उसके बाद एंटर करते हैं एंड देन उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी जो है हमें सिंपली यहाँ पर
रिलेशनशिप यानी कि को रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो को रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैलकुलेट को रिलेशन। तो हमारे पास दो तरह के कोरिलेशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है और एक वीक कोरिलेशन होता है। तो अभी जो है हमारे पास इन दोनों के रिलेशन को हम लोग देखेंगे कि इसके इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है या फिर वीक कोरिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अभी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन। तो अभी जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर कोर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा आर का, और यहाँ पर जो है मुझे देना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम। तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम या फिर मेरा जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली डेटा फ्रेम उसका नाम देना पड़ेगा। तो मेरा डेटा फ्रेम है यहाँ पर डायबिटिक। उसके बाद मुझे यहाँ पर डॉलर साइन लेना है एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर सबसे पहले देना है डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको याद रखना है जब भी आप मॉडल को इंप्लीमेंट करोगे तो पाइथन के अंदर पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है, लेकिन आर के अंदर नहीं ऐसा। आर के अंदर पहले डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है। तो मैं जो है एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर को जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो पहले मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन क्या रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ मेरा ब्लड प्रेशर। तो मैं यहाँ पर दूंगा ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ ब्लड प्रेशर और अभी हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर देता हूँ मेरे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि हो जाएगा डायबिटिक। बेसिकली ये मेरे डेटा फ्रेम का नाम है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर देता हूँ डायबिटिक और यहाँ पर मैं देता हूँ डायबिटिक, ये मैंने नाम दे दिया डायबिटिक। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर डॉलर का साइन एंड अभी मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर एज को। यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा, एज को देना है। ठीक है, अभी मेरे पास ये हो गया। अभी मैं यहाँ पर देता हूँ इंटर। तो भाई ये जो है मेरे पास यहाँ पर को रिलेशन का जो है वो वैल्यू यहाँ पर आ चुका है और इसने मुझे वैल्यू दिया है 0.23, यानी कि इतना परसेंट, या फिर ये क्योंकि नॉर्मलाइज करके दिया तो इसका मतलब ये है कि इतना परसेंट जो है मेरा रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिर इतना परसेंट मेरा रिलेशन जो है वो वीक रहेगा। तो ये मेरे पास आ गया भाई को रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स ब्लड प्रेशर और एज। तो ब्लड प्रेशर और एज के अंदर कितना अच्छा कोरिलेशन है फिर कितना बुरा कोरिलेशन है उसकी वैल्यू जो है इसने मुझे दे दी है। तो अभी जो है अभी टाइम है यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करने का। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ये मेरा कमेंट हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। उसके बाद में जो है अभी मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको मैंने नाम दिया है मॉडल का, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा LM। तो LM का मतलब होता है लीनियर मॉडल। ठीक है, LM का मतलब होता है लीनियर मॉडल। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है सबसे पहले मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर मैं देता हूँ ब्लड प्रेशर। ओके, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर ये वाला टिल्डा फंक्शन यूज़ करना है। जो वेव है, ये वेव वाला फंक्शन जो है जो कि आपको वेव टाइप दिखता है, ये वेव टाइप फंक्शन को बोलते हैं टिल्डा फंक्शन। ये टिल्डा फंक्शन जो है ये यहाँ पर काम ये करता है कि दोनों जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको डिवाइड करने का काम करता है, मतलब उनको जो है वो सेपरेट आउट करने का काम करता है कि वो लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट कर सके। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा अपने एज वाले कॉलम को। तो अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख रहे हो कि पहले जो है लीनियर मॉडल बनाया। लीनियर मॉडल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लीनियर मॉडल बना लिया। उसके बाद मैंने पहले दिया है यहाँ पर डिपेंडेंट। पहले मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल दिया, उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जाता है। लेकिन आर के अंदर ऐसा है कि पहले डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो मैंने पहले डिपेंडेंट वेरिएबल दिया जो कि ब्लड प्रेशर था, उसके बाद टिल्डा फंक्शन, और उसके बाद मैंने दे दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर डेटा फंक्शन को, और यहाँ पर मैं दूंगा डेटा फंक्शन। उसके बाद मुझे डेटा का नाम देना है जिसमें मैंने डेटा को स्टोर करवाया जो कि है डायबिटिक। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा डायबिटिक। ओके, तो यहाँ पर मैं देता हूँ डायबिटिक। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं, और उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस मॉडल की समरी को। तो यहाँ पर हम देखते हैं मॉडल की समरी, और लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर मॉडल को व्यू कर लेते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो कैसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो भाई ये आ गया हमारा यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और इसमें जो है कंप्लीट हमें जो है वो कोफिशिएंट्स, रेसिडुअल्स, इफेक्ट्स, रैंक, ये सारी चीज़ें जो है वो इसने हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर दी कि कितना हमारे पास यहाँ पर रेसिडुअल्स यानी कि एरर्स आएंगे, कितने हमारे पास रैंकिंग्स हैं, और कितने जो है इफेक्ट्स हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास यहाँ पर मॉडल के अंदर आ गए। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे समरी। तो समरी देखने के लिए हमें यहाँ पर जो है समरी क्या करेगा, समरी हमें यहाँ पर क्या करेगा, स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर्स बताएगा, मतलब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा, हमें काउंट्स बताएगा, मीन बताएगा, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें यहाँ पर समरी बताएगा। कितना हमारा लाइन का स्लोप रहेगा, एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, या फिर वाई एक्स टू एक्स एक्सिस, या फिर
वाई इंटरसेप्ट कितना है, एक्स इंटरसेप्ट कितना है, लाइन का स्लोप क्या रहेगा लाइन का, ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पर पता चलेगी समरी के थ्रू। तो यहाँ पर हमने समरी फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद हमें यहाँ पर देना है अपने जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम जो कि है मॉडल। इंटर करते हैं तो भाई ये हमारे पास देख रहे हो आप यहाँ पर आ गया है, और इसने जो है हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आपके पास आ गई -84.386। उसके बाद आ गया फर्स्ट कोटाइल रेंज, यानी कि फर्स्ट कोटाइल रेंज आ गई आपके पास। तो फर्स्ट कोटाइल रेंज क्या होती है, फर्स्ट कोटाइल रेंज होती है हमारे पास मिनिमम माइनस मैक्सिमम। तो मिनिमम माइनस मैक्सिमम आपके पास होती है फर्स्ट कोटाइल रेंज। उसके बाद आपके पास आती है मीडियन, उसके बाद आ गया थर्ड कोटाइल रेंज, और फिर आ गया मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से आपके पास कोफिशिएंट्स आ गए, जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर एरर आएगा, उसके बाद वैल्यू आ गया, उसके बाद पैरामीटर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके पास आ गया, और इंटरसेप्ट आपको बताएगा ये 56.0 जो है वो आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, फिर एक्स इंटरसेप्ट जो है हो गया। उसके बाद रेसिडुअल यानी कि एरर जो है वो आपको यहाँ पर बताएगा 18.8 ऑन 766 डिग्रीज ऑन फ्रीडम, ये आपके पास जो है वो यहाँ पर एरर आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर समरी इसकी बेसिक सी। उसके बाद जो है अभी हमारा टाइम है यहाँ पर प्रिडिक्ट करने का, वैल्यू को प्रिडिक्ट करने का। मतलब अगर एज 50 है तो जिसकी एज 50 है तो एज 50 पे आपके पास ब्लड प्रेशर लेवल क्या रहेगा, ये अभी हमें यहाँ पर जानना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमें यहाँ पर प्रिडिक्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिडिक्ट, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा मॉडल, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर देता हूँ न्यू डेटा, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि हो जाएगा पी, जिस पे मैंने प्रिडिक्ट, पी का मतलब है प्रिडिक्टेड वैल्यू, जिसके ऊपर मुझे प्रिडिक्ट करना है। और अभी जो है मैं एंटर करता हूँ। तो भाई जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है 70.5 यानी कि 75.71 जो है मेरे पास यहाँ पर आ गया। मतलब ये मेरे पास जो है जो आपके पास ब्लड प्रेशर लेवल है, यानी कि ब्लड प्रेशर लेवल कितना रहेगा, अगर उसकी एज 50 है तो एज 50 पे ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो रहेगा 75। तो 75 जो है मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई, मेरे मशीन ने प्रिडिक्ट करके बता दिया कि अगर उसकी एज 50 है तो उसकी एज अगर 50 है तो 50 के ऊपर जो उसका ब्लड प्रेशर रहेगा वो रहेगा 75, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 75, ठीक है। ये मेरे पास आ गई प्रिडिक्शन, और इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन है एल्गोरिथम है उसको हमने सक्सेसफुली आर के साथ में इम्प्लीमेंट कर लिया। और दोस्तों सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर इसके साथ में देख ली। तो ये हो गया भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का विद आर लैंग्वेज। हमने इसको इम्प्लीमेंट किया प्रैक्टिकली, और कॉन्सेप्ट वाइज भी जो है इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो फाइनली यार ये सेशन यहाँ पर होता है एंड, और बाकी हमने जो है आगे आने वाले सेशन के अंदर और डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, और सारी चीज़ों को जो है और अच्छे तरीके से डिटेल में जो है इसको हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल के लिए इस सेशन के अंदर इतना ही, बाकी मिलते हैं आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।